Hello everyone, my name is Madhud Gupta. This is the next video in our previous year question series जिसमें हम बात करेंगे पिछले 25 साल के PYQs की. इकोनॉमी की सीरीज चल रही है अभी, आने वाले मंथ में और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की मैं करने वाला हूँ ये सीरीज. सो डू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल. ये हमारा अनअकैडमी का चैनल है, अनअकैडमी आर्टिकुलेट. इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफाई हो जाएगा आपके मोबाइल फोन में. साथ के साथ टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदत गुप्ता. सिर्फ आपको मेरा नाम डालना है इनवॉइसिंग के टाइम पे एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस. जितने भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं सबका आपको एक्सेस मिलेगा. जितने भी एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, सबके कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलेगा इफ यू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस. सो यूज दिस रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट. इसी के साथ साथ हमने अनअकैडमी पे एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है जिसका नाम है अनअकैडमी चैंपियनशिप, जहां पे बेसिकली आपको 5 फ्री टेस्ट मिलेंगे फुल लेंथ के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने बनाई है खुद. और साथ के साथ उस टेस्ट सीरीज के आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे, एनालिसिस होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में बाय अनअकैडमी एजुकेटर्स ओनली. सो अनअकैडमी चैंपियनशिप एकदम फ्री इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, उसको जरूर ज्वाइन करिए. तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स 2019 का रीसेंट क्वेश्चन जो इसी साल आया था. द चेयरमैन of public sector banks are selected by Banks Board Bureau, Reserve Bank of India, Union Finance Ministry या फिर management of the concerned bank. Try to solve this. So the answer is Banks Board Bureau A. Basically यहाँ पे बात हो रही है select की. Select करता है Banks Board Bureau और उन्हें अपॉइंट करता है Union Finance Ministry. Right. तो यहाँ पे दो तरीके का क्वेश्चन बन सकता था. एक क्वेश्चन बन सकता था सिलेक्शन पे और एक क्वेश्चन बन सकता था अपॉइंटमेंट पे. तो सिलेक्ट कौन करता है? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो. और अपॉइंट कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री. तो ये आपको ध्यान रखना है. बेसिकली आपको पता होगा कि बैंक्स की गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार ने बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बनाया था, जिसके अंदर जो बैंक्स की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो टॉप मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव किया जाएगा और साथ के साथ ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, जिससे कि बैंक्स जो हैं प्रॉफिट ड्रिवन और बिजनेस बेस्ड डिसीजंस ले सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है. What was the purpose of the intercreditor agreement signed by Indian banks and financial institutions recently? Basically, financial institutions और banks ने एक agreement sign करा था जिसका नाम है intercreditor agreement. हमारे को बताना है कि इसका डिटेल क्या है, इसका पर्पस क्या है. To lessen the government of India's perennial burden of fiscal deficit and current account deficit, support infrastructure projects of central and the state government, to act as an independent regulator in case of application of loans of 50 crore or more, to aim at a faster resolution of stressed assets of 50 crore or more which are under the consortium lending. Try to solve this. तो आंसर होगा यहाँ पे डी. इंटरक्रेडिटर अग्रीमेंट बेसिकली एक ऐसा अग्रीमेंट है जहां पे अगर किसी व्यक्ति ने, किसी कंपनी ने, किसी इंडिविजुअल ने 50 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया है, इफ दे हैव टेकन अ लोन मोर देन वर्थ 50 करोड़ रुपीज, उस केस में, अच्छा देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है. एक कंडीशन क्या है कि आपका जो लोन है उसकी वैल्यू 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए, 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसकी वैल्यू होनी चाहिए. दूसरी क्या कंडीशन है कि कंसोर्टियम लेंडिंग होनी चाहिए. कंसोर्टियम लेंडिंग, कंसोर्टियम लेंडिंग का मतलब होता है कि दो से ज़्यादा बैंक्स दे आर इन्वॉल्व, दो या दो से ज़्यादा बैंक्स आर इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर लेंडिंग. कंसोर्टियम मतलब कि एक ग्रुप बना दिया. अब वो जो ग्रुप है, जो कंसोर्टियम है, जो वो पूरा ग्रुप है, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल डिसाइड कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेस एसेट है, ये जो पर्टिकुलर लोन है 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है. ये सारी की सारी बातें हमारे को इंटरक्रेडिटर अग्रीमेंट में देखने को मिलेंगी. तो बेसिकली जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड है, एक तो ये रेजोल्यूशन का मेथड हो गया हमारे एनपीएस रिजॉल्व करने का. इसके अलावा दूसरा मेथड जो है एनपीए रिजॉल्व करने का वो है इंटरक्रेडिटर अग्रीमेंट. ये दोनों आज की तारीख में बहुत मेजर स्टेप्स हैं जो भारत सरकार ने उठाए हैं टू रिजॉल्व द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, टू रिजॉल्व द स्ट्रेस्ड एसेट्स एंड इंप्रूव द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ही. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर who want to be a part of the Indian stock market without registering themselves directly. कहने का मतलब ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है किसी और के बिहाफ पे अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है,
तो उस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉल्व करिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस। सो यहाँ पे आंसर इज डी, पार्टिसिपेटरी नोट्स। बेसिकली पार्टिसिपेटरी नोट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जल्दी से आपको समझा देता हूँ। लेट अस से दिस इज अ फॉरेन इन्वेस्टर ABC. He does not have any demat account. He does not have a demat account. But इन्होंने देखा कि रिलायंस, HDFC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इंडिया की शेयर मार्केट में, इनको भी शेयर खरीदने हैं, लेकिन इनके पास डीमैट अकाउंट ही नहीं है। तो क्या होगा? लेट अस से देयर इज एन FPI, कोई FPI है जो इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। दिस इज इंडियन शेयर मार्केट। कोई FPI है जो इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ABC नाम के जो इन्वेस्टर हैं ये गए FPI के पास कि देखो तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, मेरे बिहाफ पे पैसे इन्वेस्ट कर दो। $100 दिए, ABC ने FPI को $100 दिए, FPI ने $100 इन्वेस्ट कर दिए शेयर मार्केट में ऑन बिहाफ ऑफ ABC। बदले में FPI ने एक रिसिप्ट दे दी ABC को, दैट आई हैव रिसीव्ड $100 फ्रॉम ABC एंड आई हैव इन्वेस्टेड दिस $100 इन द शेयर्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन दिस एंड दिस डेट। ये जो रिसीट FPI ने ABC को दी, इसे कहा जाता है पार्टिसिपेटरी नोट, कि मेरे पास एक नोट है कि हाँ मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इंडिया की शेयर मार्केट में, मेरे पास एक ऐसा नोट है जो दिखाता है कि मैं इंडिया की शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट इज। तो यहाँ पे यही पूछा, रजिस्टर्ड बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, देखिए इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, हाँ उन्होंने इशू करा है नोट। 2 एन ओवरसीज इन्वेस्टर हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा कि पार्टिसिपेटरी नोट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सो आंसर इज डी ओवर हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स 2018 का। Which one of the following statements correctly describes the meaning of legal tender money? अलग अलग तरीके का पैसा होता है, इन 4 स्टेटमेंट में से लीगल मनी को कौन डिफाइन करता है, आपको ये बताना है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि लीगल मनी होता क्या है। ट्राई टू सॉल्व दिस। सो द आंसर इज द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ defray the fee of legal cases, the money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims, the bank money in the form of checks, draft, bill of exchange, etc., the metallic money in circulation in a country. Answer is B. देखिए पैसा जो होता है वो 2 तरीके का होता है। सबसे पहले देखिए अगर मनी, एक होता है लीगल टेंडर और एक होता है नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर वो मनी होता है विच कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन अ कंट्री, विच कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, जिसको एक्सेप्ट करने से आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट इज अ लीगल टेंडर इज। आप इसे एक्सेप्ट करने से मना कर ही नहीं सकते, दैट इज अ लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर वो होता है विच कैन बी रिफ्यूज्ड। नॉन लीगल टेंडर इज दैट विच कैन बी रिफ्यूज्ड। अगर लीगल टेंडर की बात करें तो इंडिया में जो रुपी के नोट्स हैं और रुपी के कॉइन्स हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ लीगल टेंडर। मतलब कि अगर आप हिंदुस्तान में नोट्स या कॉइन्स की मदद से ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपको कोई भी उसके लिए रिफ्यूज नहीं कर सकता, कोई भी उसके लिए आपको मना नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर इज। नॉन लीगल टेंडर हो गया जैसे कि डेबिट कार्ड, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, जैसे कि चेक, जैसे कि बिटकॉइन, ये कोई भी रिफ्यूज कर सकता है कि मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये होते हैं नॉन लीगल टेंडर्स। मतलब कि यहाँ पे इनको रिफ्यूज किया जा सकता है, दे कैन बी रिफ्यूज्ड। अगर हम बात करें इंडिया के लीगल टेंडर की तो कॉइनेज एक्ट 2011, ये पर्टिकुलर एक्ट मेक्स कॉइन्स द लीगल टेंडर, और जो नोट्स हैं दे आर अ लीगल टेंडर अंडर RBI एक्ट 1934। अगर हम बात करें लीगल टेंडर की तो लीगल टेंडर भी फर्दर 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर।
लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अगर हम बात करें लिमिटेड लीगल टेंडर की, देन यूजिंग द लिमिटेड लीगल टेंडर आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट ही सेटल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स से आप 10 रुपये तक की ही सेटलमेंट कर सकते हो। अगर हम बात करें अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यू कैन यूज दिस फॉर इनफाइनाइट अमाउंट, मतलब कि नोट्स को यूज करके आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कितनी भी ट्रांजेक्शन सेटल कर सकते हो। तो लीगल टेंडर दो तरीके का होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। और सिमिलरली मनी हमने देखा लीगल टेंडर एंड नॉन लीगल टेंडर। 2019 का अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट, मतलब कि जो हमारी बाहर की उधारी है, इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज, मतलब कि वो सरकार की वजह से है। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। सबसे पहले समझना कि एक्सटर्नल डेट होता क्या है। एक्सटर्नल डेट बेसिकली इसका दूसरा नाम क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सटर्नल डेट का दूसरा नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। नाउ एक्सटर्नल डेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट कंप्राइजेज ऑफ द करंट अकाउंट and the capital account. Current account and the capital account, right. Now current account comprises of visibles में आते हैं goods and invisibles में ऐसी चीजें that you cannot see, that you cannot touch। सबसे पहले सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, टूरिज्म रिलेटेड, ये सारी सर्विसेज इनविजिबल्स। देन आता है इनकम। इनकम में आती हैं 3 चीज़ें। सबसे पहले आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब जैसे कि मान लीजिए रतन टाटा ने बाहर जैगुआर की कंपनी लगा रखी है, उनको जो वहाँ से प्रॉफिट आता है वो इनकम में काउंट होगा। इंटरेस्ट, मान लीजिए मुकेश अंबानी ने वॉरेन बूफे को उधारी में कोई पैसा दे रखा है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। एंड डिविडेंड, मान लीजिए मैंने फेसबुक के शेयर्स खरीदे हुए हैं डाउ जोन्स में, फेसबुक जो मेरे को डिविडेंड डिक्लेयर करके देगा वो कैलकुलेट होगा यहाँ पे। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, 3 तरीके के। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात रेमिटांसेस, हमारी जो लेबर काम कर रही है मिडिल ईस्ट में, जो वो पैसा भेज रहे हैं अपने घर दिरहम्स में और डॉलर में, रेमिटांसेस। एंड गिफ्ट, मान लीजिए मेरे कोई दूर के चाचा ताऊ वहाँ यूएस में रहते हैं, उन्होंने मेरे को कोई कैश गिफ्ट भेजा, तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र में गिफ्ट के अंडर काउंट हो जाएगा, करंट अकाउंट में। अब बात आती है कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में क्या काउंट होता है? सबसे पहले एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर मुकेश अंबानी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से कोई लोन लिया वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा। एंड अदर डिपॉजिट्स, मतलब कि मान लीजिए कोई बाहर रहना रही है, उन्होंने डिपॉजिट के फॉर्म में अपने एसबीआई में पैसे जमा कराए, तो वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से एक्सटर्नल डेट जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब देखना ही है कि स्टेटमेंट क्या बोलती है। मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, कि जो ये सारा का सारा काम हो रहा है, ये जो सारी की सारी हमारी उधारी है, मोस्टली भारत सरकार की वजह से। ऐसा तो कहना गलत होगा, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, टाटा, अंबानी, अडानी, ये सब, इनका इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। मतलब कि मान लीजिए जो एफडीआई आ रही है, हो सकता है वो अंबानी की कंपनी में आ रही हो। फॉर एग्जांपल अरामको सऊदी अरेबिया से जो एफडीआई आ रहा है सम अराउंड 20-24% का, वो मुकेश अंबानी की कंपनी में आ रहा है, भारत सरकार की कंपनी में नहीं आ रहा। फेसबुक नाम की कंपनी ने अलग अलग इंडिया के स्टार्टअप्स में पैसा लगा रखा है एफडीआई, एफपीआई के फॉर्म में, वो भी प्राइवेट कंपनीज में आ रहा है, भारत सरकार के अकाउंट में नहीं आ रहा। इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज जो सर्विस एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे जो सर्विसेज के फॉर्म में पैसा आ रहा है वो भी प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आ रहा है। इसका मतलब ये कहना गलत होगा कि ये सारा का सारा भारत सरकार की वजह से है, गलत। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, मतलब कि ये जो सारा पैसे का लेन देन हो रहा है बाहर के देशों के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में हो रहा है, गलत। चाइना के साथ युआन में होता है कई बार, रशिया के साथ रूबल में होता है कई बार, यूएई के साथ दिरहम में होता है कई बार, यूरोपियन यूनियन उनके साथ यूरोजोन जो है वहाँ पे यूरो के टर्म्स में होता है कई बार, ब्रिटेन के साथ पाउंड्स के टर्म में होता है कई बार। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि सारा का सारा जो है डिनोमिनेटेड है यूएस डॉलर के टर्म्स में। इनकरेक्ट आंसर है डी, नाइदर वन नॉर टू, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, राइट।
आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। इस टेबल के थ्रू हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको पिछले वाले वीडियोस में भी मैंने दिखाया था कि इनके थ्रू काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस with which one of the following? Increase in the cash reserve ratio, increase in the banking habit, increase in the statutory liquidity ratio, increase in the population of the country। 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि मनी मल्टीप्लायर जो है, सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर जो है किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमी एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से मनी मल्टीप्लायर इज वन प्लस CDR अपॉन CDR प्लस RDR। मतलब कि CDR क्या होता है? कैश इन हैंड अपॉन डिपॉजिट इन बैंक्स। RDR क्या होता है? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व ऑफ बैंक्स अपॉन डिपॉजिट इन बैंक्स। ये होता है CDR और RDR। एक काम करता हूं, जो CDR और RDR की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मतलब कि मेरे पास क्या आया? डिपॉजिट इन बैंक प्लस कैश इन हैंड अपॉन कैश प्लस रिजर्व। सिंप्लीफाई अगर मैं इसे कर दूं तो यही आएगा, डिपॉजिट प्लस कैश अपॉन कैश प्लस रिजर्व। मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले को अगर मैं ओपन अप कर दूं, उसे मैं डीकोड करूं थोड़ा सा, तो ये आता है। अब देखिए, यहां से मेरे को सीधा सीधा देखने को मिलता है कि अगर मेरे हाथ में कैश ज़्यादा है तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नलीफाई हो रहा है। मतलब मनी मल्टीप्लायर पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अगर मैं अपने हाथ में कैश बढ़ा रहा हूँ तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी कैश है, न्यूमिनेटर में भी कैश है, तो इतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूँ डिपॉजिट की, बैंक में डिपॉजिट की, जितना ज़्यादा डिपॉजिट करूँगा उतना ही मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बैंकिंग हैबिट अपनी इंक्रीज कर रहा हूँ, डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ, तो मनी मल्टीप्लायर मेरा इंक्रीज होगा। मेरे को सीधा सीधा यहाँ से दिखता है। ठीक है, एक बारी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। रिजर्व अगर इंक्रीज हो गए तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मनी मल्टीप्लायर है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिजर्व्स के। रिजर्व्स अगर ज़्यादा हो गए तो मनी मल्टीप्लायर उतना ही कम हो जाएगा। मतलब कि अगर CRR और SLR बढ़ा दिया तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। इसका मतलब A और C तो आंसर नहीं हो सकता, D भी कुछ खास इफेक्ट डाल नहीं रहा, आंसर हो गया B। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में कभी किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो फॉर्मूले को अपने आप ओपन अप कर लो और फिर डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन देख के उसे सॉल्व कर सकते हो। तो मनी मल्टीप्लायर कब इंक्रीज होगा? जब आप बैंक में ज़्यादा सारा डिपॉजिट कराओगे। इसी में ही एक दूसरे तरीके का सवाल बन सकता है। क्या? दूसरा सवाल क्या बनता है कि यहाँ पे ये हो सकता था कि मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज कब होगा? या तो हम अपने हाथ में जो बैंक में डिपॉजिट है वो नहीं करा रहे, या फिर रिजर्व बढ़ा रहे हैं। मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर CRR SLR अगर बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पे अगर CRR SLR बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का ही है। Which one of the following is most likely measure गवर्नमेंट और RBI will take to stop the slide of Indian rupee? मतलब कि इस क्वेश्चन का डिटेल ये है कि अगर आपको रुपी का डेप्रीसिएशन रोकना है तो इसमें से आपको कौन सा कदम उठाना पड़ेगा? कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स इज नॉट द मोस्ट लाइकली। मतलब इनमें से कौन सा नहीं उठाना? इज नॉट द मोस्ट लाइकली। एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, easing the conditions relating to external commercial borrowing,
फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं इसके पीछे की इकोनॉमी बताता हूँ। मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो डॉलर की डिमांड कम करेगी। हमारे को बताना है कि कौन सी चीज़ डॉलर की डिमांड कम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर। बेसिकली क्या होता है, अगर हम रुपी डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट रुपी डेप्रिसिएशन ओवर हेयर, देन रुपी डेप्रिसिएशन अगर आपको रोकना है तो आपको ऐसा कुछ करना होगा कि डॉलर की डिमांड कम हो जाए। डॉलर की डिमांड कम होगी, रुपी डेप्रिसिएशन अपने आप रुक जाएगा। अब राइट, कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स, अगर इंपोर्ट कम करेंगे तो डॉलर की डिमांड कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो डॉलर ज़्यादा आता रहेगा। ये तो अच्छी चीज़ है, इससे तो रुपी हमारा डेप्रिशिएट नहीं होगा। हमारे को ये बताना है कि किससे डेप्रिशिएट होगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि इससे रुपी जो है डेप्रिशिएट नहीं हो रहा। एनकरेजिंग इंडियन बोरोस टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, अगेन इससे भी रुपी डेप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि मसाला बॉन्ड्स रुपी डिनोमिनेटेड होते हैं। उसमें क्या होता है, एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी जो होती है मसाला बॉन्ड में वो खत्म हो जाती है। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, मतलब कि अंबानी, अडानी, टाटा जैसे बिजनेसमैन जो है बाहर से बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान से ज़्यादा लोन ला सकते हैं डॉलर के टर्म्स में। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब ये होता है कि बाहर से आप लोन के रूप में पैसा ला रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बाहर से लोन के फॉर्म में जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ही डॉलर आएगा। मतलब कि तो अच्छी बात है, डॉलर आ रहा है तो डेप्रिसिएशन कम होगा, तो सी भी आंसर नहीं हो सकता। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि आपके और मेरे जैसे लोग हैं उनके हाथ में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। आपके और मेरे जैसे लोगों के हाथ में अगर पैसा बढ़ गया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करेंगे कि ठीक है, घूम के भी आते हैं, पेट्रोल भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये सब जितना ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, रुपी डेप्रिशिएट होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब डी इज़ द आंसर। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से रुपी फर्दर डेप्रिशिएट हो जाएगा। पहले 3 वालों से रुपी डेप्रिशिएट नहीं होगा, पहले 3 वालों से रुपी अप्रिशिएट होगा, आखिरी वाले से रुपी डेप्रिशिएट होगा। सो आंसर इज डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर, काफ़ी इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर इकलौता क्वेश्चन था 2019 का। 2019 में गवर्नमेंट स्कीम ज़्यादा नहीं पूछी गई थी, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट स्कीम अटल इनोवेशन मिशन के बारे में क्वेश्चन था, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया आपको बताने के लिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अटल इनोवेशन मिशन किसके अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ट्राई टू सॉल्व दिस। तो अटल इनोवेशन मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग, सी इज द आंसर। बेसिकली टू प्रमोट इनोवेशन, टू प्रमोट साइंस एंड टेक, R&D इन द कंट्री, अटल टिंकरिंग लैब्स, और ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स जो हैं अटल इनोवेशन मिशन के अंडर लिए गए हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक बात जो बताना चाहूँगा कि 2019 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया गवर्नमेंट स्कीम्स का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट स्कीम निगलेक्ट कर दोगे कि एक ही क्वेश्चन आता है तो फिर हम छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, हो सकता है कि इस साल ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। आपको गवर्नमेंट स्कीम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। और ये इस तरीके का एक क्वेश्चन था, तो गवर्नमेंट स्कीम से मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कभी इजी भी आता है, कभी मुश्किल भी आता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक, एक कमोडिटी कोई फ्री दी जा रही है पब्लिक को, लेट अस से फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट, सरकार जो है किसी को फ्री में फूड ग्रेन्स दे रही है, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, opportunity cost is transferred from the consumers of the product to the tax paying public, opportunity cost is transferred from the consumers of the product to the government. Try to solve this. बेसिकली यहाँ पे ये बात हो रही है कि सरकार अगर किसी को सब्सिडी दे रही है, अगर किसी को फ्री में कुछ दे रही है, तो अल्टीमेटली उसका खर्चा जो है कौन उठा रहा है, अल्टीमेटली ये जो सब्सिडी है इसका खर्चा कौन उठा रहा है। आपको पता होगा सरकार जो है आपके और हमारे ऐसे लोगों से टैक्स में पैसा लेती है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी। यहाँ पे टैक्स के फॉर्म में जो पैसा सरकार कलेक्ट करती है उसी के थ्रू फिर सब्सिडी दी जाती है आगे। अल्टीमेटली आप एक बार को सपोज करके देखिए कि अगर हम टैक्स देना बंद कर दें तो सरकार आगे सब्सिडीज दे ही नहीं सकती।
इसका मतलब ये है कि जो सरकार सब्सिडी दे रही है ये आपके और हमारे ऐसे लोगों के टैक्स की वजह से दे रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सब्सिडी फ्री में सामान जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बैक एंड पे कुछ तो कॉस्ट इन्वॉल्व है ना। सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट सरकार को देनी पड़ेगी। तो ये कॉस्ट कौन देता है? सीधी सी बात है, टैक्स पेइंग पब्लिक। आपके और हमारे ऐसे जो टैक्स पेइंग लोग हैं उनकी जेब से जो टैक्स का पैसा जाता है उसी को यूज करके सरकार सब्सिडी में आगे सामान देती है। आंसर इज सी। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझना था और देखना था कि ये क्या साइकिल है। 2018 का क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ केंद्र की सरकार के सिक्योरिटीज इशू करता है, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं करता। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। टी बिल्स, यहां पे बात हो रही है टी बिल्स की। ट्रेजरी बिल्स ऑफर्ड आर इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। मतलब कि जो फेस वैल्यू होती है उसके डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं ट्रेजरी बिल्स। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो टी बिल्स हैं दे आर जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्या ऐसा है? आपको अब ये सोचना है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सोचने की कोशिश करिए एंड देन आई विल सॉल्व इट। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गवर्नमेंट आरबीआई की, आरबीआई जो है इट इज द बैंकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम आरबीआई एक्ट 1934 ध्यान से पढ़ें तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही बिहाफ पे सिक्योरिटीज को इशू करता है। सिक्योरिटीज आर इशूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, गलत है। सेकेंड है ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली टी बिल्स जो है ऐसे स्पेशल टाइप के सिक्योरिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रकार के टी बिल्स इशू नहीं करता। थर्ड इज टी बिल्स आर ऑफर्ड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, ये भी बात बिल्कुल सही है। डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू पे इशू होते हैं और रिडीम्ड एट पार होते हैं। आपको पता होगा कि ये क्या प्रोसेस होता है पूरा, राइट। पहला स्टेटमेंट गलत है, मतलब कि ए इज नॉट द आंसर, डी इज नॉट द आंसर, सी इज द राइट आंसर। एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, राइट। तो काफी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ अपने, जो कि प्रीलिम्स 2018 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। इनमें से क्या कमर्शियल बैंक की एसेट्स का हिस्सा नहीं होता? आपको पता है हर बैलेंस शीट में दो हिस्से होते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज। उस हिसाब से सोचना है इस क्वेश्चन को। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ट्राई टू सॉल्व दिस। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की बैंक के, एसेट और लाइबिलिटीज की, यहां पे हमसे पूछा है कि इनमें से लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी मतलब कि जो आपको वापस करना है। एडवांसेस मतलब कि जो लोन्स दिए बैंक ने, आपको पता है कि बैंक जो लोन देता है वो उसकी एसेट होती है, उसकी कमाई होती है। डिपॉजिट्स मतलब कि आपके और हमारे ऐसे लोगों ने जो डिपॉजिट कराया वो बैंक को वापस करना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब ये तो लाइबिलिटी है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट, बैंक ने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह खरीद ली तो बैंक को वहां से प्रॉफिट मिलेगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी बैंक की एसेट है। कॉल मनी और शॉर्ट नोटिस मनी मतलब कि बैंक ने किसी दूसरे बैंक को उधारी में पैसा दिया, ये भी बैंक का एसेट है, कॉल मनी। इसका मतलब इन चार ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जो ऐसा है जो बैंक की लायबिलिटी है, मतलब कि आपके और हमारे जैसे लोगों का डिपॉजिट। इसका मतलब आंसर हो गया बी। डिपॉजिट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एसेट्स, दे आर द पार्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ कमर्शियल बैंक, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। काफ़ी डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इस छोटे से वीडियो में। और भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो देखते रहिए हमारा अनअकैडमी आर्टिकुलेट चैनल। तो सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदित गुप्ता। अगर ये रेफरल कोड यूज कर रहे हैं तो यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। इसी के साथ साथ हमारा जितने भी अनअकैडमी पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं सबका आपको एक्सेस मिलेगा। जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबका एक्सेस आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने अनअकैडमी पे एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है, दैट इज अनअकैडमी चैंपियनशिप, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने
टेस्ट सीरीज़ क्रिएट करिए, 5 फ्री टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ है वो, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। हर टेस्ट के बाद एनालिसिस क्लास भी होगी, इंग्लिश और हिंदी में, राइट। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी चैंपियनशिप इनिशिएटिव एज वेल। दिस इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ यहाँ से सीखा होगा। बाय बाय।